रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग को ही कंटिन्यू करते हैं कि उसमें हम लोगों ने इससे पहले जो बात की थी डेटा क्लीनिंग के हवाले से हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज़ पे बात की थी। हम लोगों ने देखा था कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की नॉइज़ी डेटा के बारे में, बिनिंग। थोड़ी सी हम लोगों ने बात की कि हम नॉइज़ी डेटा को थ्रू रिग्रेशन एनालिसिस और आउटलायर एनालिसिस से हम लोग नॉइज़ी डेटा को रिमूव कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डेटा इंटीग्रेशन, उसके अंदर हमने एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम और जो रिडंडेंसी और कोरिलेशन एनालिसिस को भी हम लोग ने देखा। अच्छा, डेटा रिडक्शन जो है हमारे पास, वो भी हमारे पास एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप है कि आपके पास अगर डेटा का साइज़ बहुत ज़्यादा है और उसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप लोग इस डेटा के ऊपर किसी किस्म का कोई भी एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए इसके लिए मुख्तलिफ है कि आप लोग अपने डेटा सेट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड इन टर्म्स ऑफ जो उसका साइज़ है, तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं सो दैट वो जो रिड्यूस डेटा सेट हमारे पास जो बनेगा इट स्टिल रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल डेटा, कि उससे हमारे पास जो भी हम लोग एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे एनालिसिस के ऊपर कोई फ़र्क ना आए, बट इंस्टेड के हमारे पास जो एनालिसिस का प्रोसेस होगा वो इस रिड्यूस डेटा सेट की वजह से फास्टर हो जाएगा और हम लोगों को मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो डेटा रिडक्शन में बात करते हैं कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स अंडर कंसिडरेशन। कि डायमेंशनलिटी के डायमेंशन से है कि आपका जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके अगेंस्ट हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आइदर कि हमारे पास कोई डोमेन एक्सपर्ट है वहाँ पे किसी भी डेटा के, तो वो उसमें से वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मैनुअली चूज़ कर सकते हैं, तो वो दिस इज़ द वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द एट्रीब्यूट। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इट्स मोर ऑफ अ एरर प्रोन। लेकिन डोमेन एक्सपर्ट्स बहुत जगह पे जहाँ पे डेटा सेट जहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट्स अवेलेबल है वो अपने डेटा सेट को के ऊपर जो फीचर्स की रिडक्शन है या जो एट्रीब्यूट्स की सिलेक्शन है वो मैनुअली भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वन वे ऑफ डूइंग इट। So attribute subselection is the method of dimensionality reduction in which irrelevant, weakly relevant or redundant attributes or dimensions are detected and removed. तो अगेन ये काम जो है वो मैंने जैसे बात की कि आपका डोमेन एक्सपर्ट भी बता सकता है कि कौन सा एट्रीब्यूट जो आपके डेटा सेट के अंदर है वो इरेलीवेंट है या वो रिडंडेंट एट्रीब्यूट है, और डायमेंशंस आर कैन बी डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड, के उस जो भी रिडंडेंट एट्रीब्यूट होगा आपका उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो जिसके जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि अगर आपके पास कोई इस तरह का एट्रीब्यूट है, जिस दो एट्रीब्यूट्स हैं या तीन एट्रीब्यूट्स हैं कि जिनको अगर हम लोग रिमूव कर भी दें तो हम लोग उनको दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल भी देखी थी। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जो डायमेंशन है डेटा सेट की उसको रिड्यूस करना है, और दूसरी साइड पे हमारे पास न्यूमरॉसिटी रिडक्शन टेक्निक रिप्लेस द ओरिजिनल डेटा वॉल्यूम व अल्टरनेटिव स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। के हमारे पास क्या है कि न्यूमरॉसिटी रिडक्शन में हम लोग डेटा का साइज़ या वॉल्यूम भी कम कर लेते हैं। इफ़ वी हैव लाइक लेट्स सपोज 1 मिलियन डेटा है तो हम लोग उसको रिड्यूस कर दें, उसका जो साइज़ है डेटा सेट का उसको रिमूव कर दें। अब ये जो स्मॉलर फॉर्म ऑफ डेटा होगा बोथ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन एंड इन साइज, तो ये डेटा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो एक्चुअल डेटा सेट का। तो इसकी एग्जांपल आप इसी तरह देख लें कि सैम्पलिंग भी एक डेटा रिडक्शन की टेक्निक है कि आपके पास जो ओरिजिनल डेटा है वो काफ़ी बड़ा है, तो आपने क्या किया कि उसमें से एक सैम्पल ले लिया और उस सैंपल के ऊपर आप लोग कुछ भी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उस ह्यूज डेटा सेट को।
तो यू मेक श्योर कि आप लोग जब सैंपल लेते हैं तो उसमें जो आप लोगों ने डेटा की सिलेक्शन इस तरह करनी है कि दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल डेटा। तो दो चीज़ें हैं, एक है डायमेंशनलिटी रिडक्शन और एक है हमारे पास न्यूमरोसिटी रिडक्शन। अच्छा, डेटा कंप्रेशन transformations are applied so that to obtain or reduced or compressed representation of the original data। डेटा कंप्रेशन क्या है कि हम लोग डेटा को कंप्रेस कर देते हैं। अगेन इसके अंदर दो है कि अगर कंप्रेशन के थ्रू अगर हम लोग ओरिजिनल डेटा सेट को जो है उसको वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करे, सो दैट इज़ बेसिकली अ लॉसलेस कंप्रेशन। और जिस कंप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है या कुछ डेटा लूज़ हो जाए या कुछ इंफॉर्मेशन लूज़ हो जाए, देन वी कैन से दिस इज़ अ लॉसी compression। So original data can be reconstructed from the compressed data without any information loss। कि अगर information loss नहीं होता then that data reduction is called a lossless। और अगर हमारे पास उसकी जो decompression के दौरान अगर उसमें के अंदर कुछ information हमसे loss हो जाती है then we can say this is a lossy compression। Dimensionality reduction and numerosity reduction techniques can be considered as a form of data compression। तो हम लोगों ने जो बात की कि जो dimensionality reduction है और जो numerosity reduction है they can be considered as a form of data compression। तो dimensionality reduction principal component analysis as a method of dimensionality reduction कि suppose that the data to be reduced consist of tuples or data vectors described by n attributes or dimension। कि हमारे पास कोई भी एक डेटा सेट है जिसकी n dimension है, तो principal component analysis क्या है, is a method of dimensionality reduction। कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर डेटा सेट की डायमेंशन ज़्यादा और आपने उसको रिड्यूस करना है, सो PCA या principal component analysis is the one way of doing it। Principal component analysis searches for k n dimensional vectors that can best use to represent the data। कि वो जो आप लोग सबसेट जो आप लोग जो एट्रीब्यूट्स का लेते हैं बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल डेटा, और वो सबसेट इज़ बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड एज के, और ईच के इज़ बेसिकली अ प्रिंसिपल कंपोनेंट। उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ प्रिंसिपल कंपोनेंट और के इज़ लेस देन एन, विच इज़ ऑब्वियस कि एन जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है। द इनिशियल डेटा कैन देन बी प्रोजेक्टेड ऑन टू दिस स्मॉलर सेट। तो फिर हम लोग इस स्मॉलर सेट के ऊपर काम करते हैं। द इनपुट डेटा द फर्स्ट जो इसका जो प्रोसेस क्या है कि हम लोग पहले डेटा को नॉर्मलाइज कर लेते हैं सो दैट द एट्रीब्यूट्स फॉल विद इन सब रेंज। उनको आइदर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल बिटवीन 0 to 1 और -1 to 1 के अंदर हम लोग तमाम एट्रीब्यूट्स को नॉर्मलाइज कर देते हैं। PCA computes k vectors that provide the basis for the normalized input data। जैसे कि मैंने पहले बात की कि these vectors are basically known as प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो हम लोग उन वेक्टर्स को प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर सॉर्टेड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंस और स्ट्रेंथ। फिर हम उन लोग को सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि इनमें से जिसकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे पहले होगा। द PCA essentially serve as a new set of access for the data, provided the important information about the variance। Data size can be reduced by eliminating the weaker components। अगेन कि हम लोगों ने जब उनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर दिया और उसके अंदर से हम लोगों ने जो वीक कंपोनेंट्स थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उनको रिमूव कर दिया। तो यूजिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इट शुड बी पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा। कि अगर आपके पास एक ओरिजिनल डेटा है तो उसमें आपने PCA के थ्रू आप लोगों ने उसमें से जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया, उनको सॉर्ट किया और उसमें से जो वीकर कंपोनेंट्स थे उनको आपने डेटा सेट से बाहर निकाल दिया। अब आपके पास जो डेटा सेट बचा है विद रिड्यूस्ड डायमेंशंस, वो बेसिकली जो लास्ट पॉइंट है कि दैट बेसिकली जो रिड्यूस्ड डेटा सेट आपके पास बचा है दैट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के। उसके अंदर जो डेटा सेट के अंदर जो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स थे उनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट्स थे उनको सिर्फ शामिल किया गया है। एंड दैट बेसिकली नाउ दिस रिड्यूस्ड डेटा सेट बेसिकली can be used to reconstruct
or it represents a good approximation of the original larger data set. So instead of performing an analysis on the larger data set, we are doing it on the reduced data set, but with the same परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी और सम कंप्रोमाइज़। कुछ परफॉर्मेंस लॉस होता है, लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ जो हम लोग एनालिसिस के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, दे वर्क बेटर ऑन जब आपकी डायमेंशन का कम होती है। तो इन मशीन लर्निंग वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि डायमेंशनलिटी जो हाई डायमेंशन है इज़ कंसिडर्ड एज अ कर्स, कि अगर आपके पास डेटा सेट के अंदर डायमेंशन बहुत ज़्यादा है तो मोस्ट एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो बेसिकली ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों को जो डायमेंशंस हैं उनको एक एक्सेप्टेबल फॉर्म या एक्सेप्टेबल रिड्यूस फॉर्म के अंदर लेकर आना होता है। तो अब एट्रीब्यूट की सबसेट सिलेक्शन क्या है कि आल दो इट मे बी पॉसिबल फॉर द डोमेन एक्सपर्ट टू पिक आउट सम ऑफ द यूजफुल एट्रीब्यूट्स, जिस पे हमने फिर पहले बात की कि कोई भी डोमेन एक्सपर्ट भी ये काम कर सकता है, विच इज़ ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग भी है और एरर प्रोन भी है और उसमें एरर के चांसेस भी हैं। तो leaving out relevant attributes or keeping irrelevant attributes may be detrimental, causing confusion for mining algorithms employed। कि हमारे पास अगर हम लोग किसी भी डेटा सेट के ऊपर डिपेंडिंग ऑन द टास्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, कि अगर उसके अंदर हम लोग कोई इरेलीवेंट एट्रीब्यूट्स रखते हैं तो इट में भी पॉसिबल कि आपका जो एनालिसिस की जो आउटपुट है उसकी जो परफॉर्मेंस है या एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी ना हो। और प्लस जो आपके पास अगर डेटा सेट की जो इरेलीवेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ जो एक्यूरेसी है वो इफेक्ट होगी, एट द सेम टाइम जो आपकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम भी सफ़र करेगी, क्योंकि आपके पास डेटा सेट का साइज़ बड़ा होगा, सो इट विल टेक मोर टाइम टू प्रोसेस द डेटा। सो एनालिसिस on reduced set of attributes helps to make the patterns easier to understand, both for the algorithms। तो फॉर एन एट्रीब्यूट्स अगर हम लोग एक डेटा सेट के अंदर बात करें, अगर उसके अंदर एन एट्रीब्यूट्स हैं एंड देयर आर टू पावर एन पॉसिबल सबसेट्स उसके बन सकते हैं, तो डैट बेसिकली मीन्स कि ये उसकी अगर हम लोग सब पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करें तो दैट इज़ बेसिकली अ वेरी बिग सर्च स्पेस। Heuristic methods that explore a reduced search space are commonly used for attribute सबसेट सिलेक्शन के जो मुख्तलिफ जो ह्यूरिस्टिक मेथड्स हैं। अब ह्यूरिस्टिक बेस्ड मेथड्स क्या होते हैं कि जिसमें आपकी जो डोमेन एक्सपर्ट होता है उसकी भी इनपुट शामिल होती है किसी भी एक एल्गोरिथम के अंदर। तो दीज मेथड्स आर टिपिकली फॉलो ग्रीडी स्ट्रेटजी। ग्रीडी स्ट्रेटजी कौन सी होती है? दोज एल्गोरिथम जो लोकल ऑप्टिमल चॉइस को चूज़ करते हैं कि एट एनी स्टेज कि आपका एक ग्लोबल गोल है और आपके कुछ लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। लेट्स सपोज कि हम लोग किसी भी एक ग्राफ के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे पास एक नोड से दूसरे नोड जाने के दो या तीन मुख्तलिफ उसकी ब्रांचेज हैं एक नोड से, और उनके हर एक पाथ के ऊपर हमारे पास उसकी पाथ की कॉस्ट है। और हम लोग जो पाथ जो नोड की सिलेक्शन कर रहे हैं वो हम लोग अगर जो उसका पाथ की कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं कि जो लोएस्ट कॉस्ट होगी वो जो होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा। तो ग्रीडी स्ट्रेटजी के अंदर क्या करते हैं, और एक हमारे पास जो होगा वो ऑफ कोर्स जो हमारे पास जो मेन जो ग्लोबल सोल्यूशन होगा हम उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हर उसके ऊपर हर एक इंटरमीडिएट स्टेप के ऊपर जो लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है उसको चूज़ करते हैं कि वो जो तीन पॉसिबल ऑप्शंस थे उसमें से जो सबसे लोएस्ट कॉस्ट का जो पाथ होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा, आल दो अगर वो उसको ग्लोबल सोल्यूशन से दूर भी लेकर जा रहा हो, इवन देन इट गोज़ फॉर द लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन रादर देन अ ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इस तरह के जो एल्गोरिथम्स आर इफेक्टिव इन प्रैक्टिस एंड may come close to estimating an optimal solution, कि इस तरह के solution जो practical environment के अंदर मुख्तलिफ उसके अंदर जो implement हुए हैं they are very effective। तो जो मुख्तलिफ methods है, एक इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि फॉरवर्ड सिलेक्शन है या बैकवर्ड एलिमिनेशन है, कि हमारे पास जो इनिशियल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं फ्रॉम A1 to A6, लेट्स सपोज वी हैव
6 एट्रीब्यूट्स, और हम लोग इसमें से जो सबसेट की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इनिशियल के जो मेथडोलॉजी है वो क्या है कि आप उसकी फॉरवर्ड सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि आप इन सब एट्रीब्यूट्स में से वो एट्रीब्यूट जिसकी जो सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है उसको अपने इनिशियल सेट के अंदर डाल लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के अंदर दूसरे को डाल लें। इसी तरह आप लोग यू गो थ्रू ऑल द एट्रीब्यूट्स, तो आपके पास जो रिड्यूस सेट बना वो A1 A4 एंड A6 है। लेट्स सपोज A1 A4 एंड A6 विद इन दिस, इसी ऑर्डर के अंदर इनकी सिग्निफिकेंस इन एट्रीब्यूट्स की सबसे ज़्यादा है। सेकंड में बैकवर्ड एलिमिनेशन है कि आप लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट यू आर लुकिंग फॉर द वीकेस्ट कंपोनेंट अमंग ऑल दोज एट्रीब्यूट्स। तो जो आपका वीक जो कंपोनेंट है, आप उसको क्या करते हैं अपने सेट में से रिड्यूस कर देते हैं। तो अब इसमें क्या था कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे, इसके अंदर जो टू था, लेट्स सपोज वो वीकेस्ट कंपोनेंट था, तो फर्स्ट इटरेशन के अंदर टू जो है वो रिमूव हो गया। द नेक्स्ट इटरेशन इन सब एट्रीब्यूट्स के अंदर थ्री जो था वो वीक था, इसलिए थ्री यहाँ पे रिमूव हो गया। इसी तरह फर्दर इटरेशन के बाद आपके पास जो फाइनल डेटा सेट बना वो A1 A4 एंड A6 है। फॉरवर्ड सिलेक्शन सिंपल, लुक फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट, बैकवर्ड एलिमिनेशन लुक फॉर द वीकेस्ट एंड एलिमिनेट। समटाइम्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सिलेक्शन को एक साथ भी किया जाता है कि एक तरफ से आप स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढ रहे होते हैं और एक तरफ से आप वीकेस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट को आप इंक्लूड कर लेते हैं, वीकेस्ट को आप एलिमिनेट कर रहे होते हैं। तो एक और मेथड जो है हमारे पास वो ट्री डिसीजन ट्री इंडक्शन है। इसी तरह हमारे पास जो इनिशियल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, इन एट्रीब्यूट्स का एक डिसीजन ट्री बन जाता है कि बेस्ड ऑन दोज एट्रीब्यूट्स, या हम लोगों ने देखा कि A4 लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर, तो A4 को हम लोगों ने किया, फिर उसके बाद A1 और A6 है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्लासेस के ऊपर पहुँच गए। तो दिस इज़ बेसिकली अ रिड्यूस सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब डिसीजन ट्री के अंदर जो एट्रीब्यूट की सिलेक्शन है वो क्या है, उसके लिए मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ है कि आप लोग इन लेट्स सपोज इन द स्टार्ट में हमारे पास जो 6 एट्रीब्यूट्स थे, सो विच अमंग दीज एट्रीब्यूट्स वी विल कंसिडर एज अ रूट नोड, या उसको हम लोग मेन रूट, जिसके अंदर इसमें हम लोगों ने A4 को हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि A4 इज़ द रूट नोड। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ एल्गोरिदम यूज़ होते हैं। उसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बेस्ड ऑन एंट्रोपी या इंफॉर्मेशन गेन हम लोग डिसाइड करते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स में से कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसको हम लोग स्टार्ट में एज अ रूट नोड कंसिडर करेंगे, और आगे की जो फर्दर इटरेशन है, लेट्स सपोज A4 इज सिलेक्टेड हियर एज अ रूट नोड, और उसके बाद जो बाकी एट्रीब्यूट्स बच के A1 A2 3 4 एंड 3 5 एंड 6, तो इनमें से अब कौन सा एट्रीब्यूट होगा जो आगे फर्दर स्प्लिट होगा। तो जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, जो इंटरमीडिएट नोड्स की भी सिलेक्शन है, वो भी बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन या बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, उसमें से एक क्राइटेरिया लेट्स सपोज ये है कि हम लोग को एंट्रोपी के साथ या इंफॉर्मेशन गेन के साथ हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स में से किसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा है। जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा होता है हम उसको एज अ रूट नोड कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसको वेरिएंस के ऊपर भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग काय स्केयर की हम लोगों ने बात की थी, बेस्ड ऑन सम मोर जो स्टेटिस्टिकल फंक्शन हम बेस्ड ऑन दोज फंक्शन हम लोग या बेस्ड ऑन वेरिएंस हम लोग जो डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो डिसीजन ट्री इंडक्शन है इसके ऊपर हम लोग डिटेल में लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो क्या हुआ कि हमारे पास स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन है, स्टेप वाइज बैकवर्ड एलिमिनेशन है जो बेसिक ह्यूरिस्टिक मेथड्स हैं, और कम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन जो हम लोगों ने अभी बात कर ली वो डिसीजन ट्री इंडक्शन है जिस पर भी हमने बात की। अच्छा, हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये डेटा रिडक्शन की बात कर रहे हैं। सारे जो मेथड्स हम लोग ने बात की, हम लोग ने डायमेंशियलिटी रिडक्शन की बात की, हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो हम लोग सबसेट ऑफ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम लोग डायमेंशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
We may want to create a few new attributes based on the other to improve the accuracy and understanding of the structure of the high dimensional data. कि आपके पास अगर डेटा सेट है तो इट इज़ मे बी पॉसिबल कि आप उसको लेट्स सपोज कि आपके पास उसकी एक एग्जांपल है कि हाइट एंड विड्थ अगर आपको गिवन है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग द सेपरेट हाइट एंड विड्थ, तो इससे आपका जो डायमेंशन है वो दो मीन्स के ज़्यादा है कि हाइट भी है का कॉलम है आपके पास, एक जो विड्थ के डेटा का कॉलम भी है। तो इंस्टेड अगर हाइट एंड वेट की जगह आप लोग एरिया को ले लें, तो इन हाइट और विड्थ को रिड्यूस करके एक कॉलम के अंदर आप लोग एरिया को रिप्रेजेंट कर दें, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका डेटा स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर बेहतर होगा और आपकी डायमेंशन भी रिड्यूस होगी। सो डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि आपके पास डेटा सेट क्या है, और उस डेटा सेट के ऊपर आप बहुत सारे जो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं या कोई इस तरह के एट्रीब्यूट्स जिनसे आप लोग ड्राइव कर सकें कोई इन्फॉर्मेशन और उनको एक फ्यू एट्रीब्यूट्स पे ही रिप्रेजेंट कर सकें, तो ये भी डिपेंडेंट है, सब्जेक्टिव है, ये आपके डेटा सेट के ऊपर है। तो ये मेथड्स भी यूज़ होते हैं टू रिड्यूस द डायमेंशन। ये एक एग्जांपल है कि आप किसी भी ये जो हम लोग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, लेट्स डिसीजन ट्री है या रैंडम फॉरेस्ट है या कोई भी एल्गोरिदम है, उन एल्गोरिदम्स में लेट्स डिसीजन ट्री के अंदर ये फीचर इंपॉर्टेंस ग्राफ है कि इन जो अवेलेबल नंबर ऑफ़ फीचर्स थे, लेट्स सपोज इन फीचर्स में से कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो इस तरह अगर हम लोग बात करें तो उसको इसने यहाँ पे ड्रा कर दिया है कि इसमें जो लेट्स सपोज जो नंबर ऑफ़ रोज थी या जो एम एन जो नंबर ऑफ़ रोज प्लस कॉलम्स हैं या उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, तो इसने उसको रिप्रेजेंट कर दिया इस बार के। अब इन जिन ग्राफ के अंदर जिन बार की हाइट ज़्यादा है, दे हैव द मोर सिग्निफिकेंस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको इनमें से हम लोग जिन जिन एट्रीब्यूट्स की जो सिग्निफिकेंस है कम है, हम लोग उनको डेटा सेट से रिमूव करके और इस रिड्यूस डेटा सेट के ऊपर हम लोग एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूमरोसिटी रिडक्शन हिस्टोग्राम्स हमने इससे पहले बात की थी, यूज़ अ बिनिंग टू अप्रोक्सीमेट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेटा रिडक्शन। हिस्टोग्राम्स की हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास अगर जो हम लोग क्या करते हैं कि उनको उनकी एक बकेट्स बना लेते हैं, डेटा सेट को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पोर्शंस बना लेते हैं, उस पोर्शन को हम लोग टू हिस्टोग्राम्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनको ले सकते हैं। A histogram for an attribute A partition the data distribution of A into the disjoint subset referred to as bucket segments। तो इसकी हम लोग अभी एक एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है हम लोग क्या करते हैं कि उसकी उनको उसको कंबाइन करके एक सब रेंज बना लेते हैं या बकेट बना लेते हैं या बिन बना लेते हैं। दिस इज़ द वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द डेटा। इफ ईच बकेट रिप्रेजेंट्स ओनली अ सिंगल एट्रीब्यूट वैल्यू फ्रीक्वेंसी पेयर, अगर हर एक बकेट अगर एक ही एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे या सिंगल वैल्यू फ्रीक्वेंसी पेयर को, दोज आर का सिंगलेटन बकेट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक डेटा है जो कॉमनली सोल्ड आइटम्स का था। तो अब अगर आप लोग इस डेटा को इस तरह स्टोर करें तो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इस डेटा सेट की बकेट्स बना सकते हैं। तो बकेट में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ गई और यहाँ पे हमारे पास उसका हम लोगों ने क्या किया कि काउंट को लगा दिया। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो 5 था, 1 2 3 4 एंड 5, क्या हमारे पास जो फिफ्थ जो जिसकी प्राइस 5 थी हमारे पास, हम लोगों ने ये डॉलर की प्राइसेस हैं सॉर्टेड इन ऑर्डर कि जो $5 की जो आइटम्स थे वो कितने सोल्ड हुए, 5 1 2 3 4 एंड 5। तो वही चीज़ हम लोगों ने सिंगल बटन के बकेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया कि जिन डॉलर की प्राइस जिन आइटम्स की प्राइस 5 थी, ठीक है, और उसका काउंट कितना था 5, कि $5 के 5 आइटम सोल्ड आउट हुए। तो दिस इज़ बेसिकली वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर और रिड्यूसिंग योर डेटा सेट। इसी तरह हम लोग इक्वल विड्थ हिस्टोग्राम्स की बात कर सकते हैं कि इंस्टेड कि हम लोग क्या करते हैं 1 से 10 का कहते हैं, 11 से 20, 21 से 30, और उसका मुख्तलिफ जो है वो रेंजेस डिफाइन करते हैं, और बेस्ड ऑन दोज रेंजेस या बेस्ड ऑन दोज दैट इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करें उनकी पकड़ बना लें।
अब इसके अंदर दो हैं, इन इक्वल विड्थ है और इक्वल फ्रिक्वेंसी है। इन इक्वल विड्थ हिस्टोग्राम द विड्थ ऑफ ईच बकेट रेंज इज यूनिफॉर्म। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि हमारे पास विड्थ को हम लोग कॉमन कर लें, सेम कर लें, 10 बना लें, 20, 20, 30 बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। और सेकंड है हमारे पास इक्वल फ्रिक्वेंसी। इंस्टेड ऑफ हैविंग इक्वल विड्थ हम लोग उसको इक्वल डेप्थ कह देते हैं। इन एन इक्वल फ्रिक्वेंसी हिस्टोग्राम द बकेट्स आर क्रिएट सो दैट रफली द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच बकेट इज कांस्टेंट। कि हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे हम लोग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी को कॉमन करेंगे। तो क्या होगा कि हमारे पास जो इक्वल फ्रिक्वेंसी बकेट्स होंगे उसके अंदर हमारे पास फ्रिक्वेंसी कॉमन होगी। वो सिंगलटन बकेट्स आर यूजफुल फॉर स्टोरिंग हाई फ्रिक्वेंसी आउटलायर्स। तो हमारे पास जो आउटलायर होते हैं हम लोग उसको ईजीली स्टोर कर सकते हैं थ्रू सिंगलटन बकेट्स। क्योंकि हमारे पास जो रेंजेस हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे और रेंजेस के अंदर हमारे पास जो आउटलायर वैल्यूज़ होंगी तो वो आउटलायर, लेट्स सपोज इस एग्जांपल के अंदर दिस इज़ द बिगेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होगा वो भी आउटलायर हो सकता है, या ये एक आउटलायर है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनको इकट्ठा किया इनको, क्योंकि हम लोगों ने बकेट बना ली है। तो हमारे जो बकेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो आउटलायर्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, अब ये आउटलायर्स की वैल्यूज़ इज़ नॉट ओनली, इसका ये मतलब नहीं है कि आउटलायर्स की वैल्यू जो हैं वो हर एक डेटा सेट या हर एक एनालिसिस टास्क के अंदर सिर्फ नॉइज़ की वजह या वो वैल्यूज़ है जिनको हम लोगों ने रिमूव करना है अपने डेटा सेट के साथ। समटाइम्स इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग किसी भी आउटलायर्स को ही इम्पोर्टेंट, हम लोग किसी भी डेटा सेट से कोई abnormal जो एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उनको डिटेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज के किसी भी फ्रॉड डिटेक्शन में किसी भी ट्रांजैक्शन करते के या बैंक के थ्रू अगर कोई भी बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, रोज़ मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती है थ्रू दिस क्रेडिट कार्ड, तो हम लोगों ने उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया जो अनयूजुअल बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है, तो वो दिस इज़ बेसिकली एन आउटलायर। लेकिन हमारा जो एक्चुअल जो टास्क है, तो ये जो फ्रॉड डिटेक्शन का था या कोई भी इस तरह का जो टास्क है, तो उसका जो मेन मोटिव ही ये था कि हम लोगों ने उसमें से लेट्स सपोज के सिर्फ एक एबनॉर्मेलिटीज़ को हम लोगों ने डिटेक्ट करना है। तो ये जो आउटलायर्स हैं दे आर नॉट नेसेसरी कि हर दफ़ा हम लोग इनको रिमूव कर दें वैल्यूज़ को। तो समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क दे आर वेरी यूजफुल। फिर आप लोगों ने बात की जो क्लस्टरिंग। Clustering technique considers data tuples as objects. Objects within one cluster are similar to one another. हम लोगों ने इससे पहले भी स्टार्ट के लेक्चर के अंदर बात की थी कि क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो मुख्तलिफ डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं हम लोग उनको इकट्ठा कर लेते हैं बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी मेजर। अब वो जो सिमिलैरिटी मेजर है वो डिपेंड करता है, वो सब्जेक्टिव है, किसी भी उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप किस बेस के ऊपर जो वो क्लस्टरिंग कर रहे हैं। तो वो ये बात कह रहा है कि जो क्लस्टर्स के विद इन वन क्लस्टर के अंदर जो डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगी दे आर मोर सिमिलर टू ईच अदर एज कम्पेयर टू द क्लस्टर्स एंड द objects in the other clusters. तो similarity is commonly defined in terms of how close the objects are in space based on the distance function। कि आपके पास जो similarity है वो define करती है कि how close the objects are in space based on their values based on the distance function, कि आप लोग कौन सा distance function यूज़ कर रहे हैं। The quality of a cluster may be represented by its diameter, the maximum distance between any two objects in the cluster। तो quality है basically किसी भी cluster की is depending on the diameter, the maximum distance between any two objects in the cluster। अब ये जो सिमिलैरिटी मेजर क्या है कि आप लोग लेट्स सपोज कोई भी सिमिलैरिटी मेजर यूज़ कर सकते हैं। आप लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कि वो डेटा पॉइंट स्पेस के अंदर जब उनको आप प्लॉट करें, किसी भी कोई भी एक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को ले, उसको आप लोग लेट्स सपोज के मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ है उसको प्लॉट करें, उसमें से वो वैल्यूज़ जो जिनकी वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के करीब हैं, तो यू पुट दैम इन वन क्लस्टर। आपके पास जो मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स के दरमियान अगर आप प्लॉट करेंगे तो मुख्तलिफ डॉट्स आपके, तो मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स जो स्पेस के अंदर एक दूसरे के करीब हैं
आपने उनको बेस्ड ऑन दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आप लोगों ने उसको एक उस क्लस्टर के अंदर डाल दिया। सो दिस इज़ बेसिकली द वन वे ऑफ डूइंग द क्लस्टरिंग, कि आपने जो उसके अंदर जो बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आप लोगों ने उनको एक क्लस्टर के अंदर ले लिया। तो इसी तरह सेंट्रॉइड डिस्टेंस इज अनदर मेजर ऑफ क्लस्टर क्वालिटी, defined as the average distance of each cluster object from the cluster centroid, denoting the average object or average point space in the cluster. Similarly, दो चीज़ें थी हम लोगों ने इससे पहले भी बात की कि हमारे पास जो एक तो डायमीटर की बात की और दूसरा हमने कहा था सेंट्रॉइड डिस्टेंस, कि आप क्या जो है इज़ एन अल्टरनेटिव मेजर ऑफ क्लस्टर क्वालिटी की क्लस्टर की क्वालिटी। क्लस्टरिंग के ऊपर हम लोगों ने एक जो होगा हमारा डिटेल के अंदर इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे हम लोग कि क्लस्टरिंग क्या होती है और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग कौन सी है, रेडिकल क्लस्टरिंग है या जो हमारे पास जो के मीन क्लस्टरिंग जो बहुत इस तरह, और जो एल्गोरिथम्स हैं उनको भी हम लोग देखेंगे डिटेल के अंदर। तो अभी के लिए ये है कि क्लस्टरिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ वन वे ऑफ कलेक्टिंग द सिमिलर जो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। और इसकी एग्जांपल्स और क्लस्टरिंग से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं हम लोगों ने स्टार्ट के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने क्लस्टरिंग के बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने देखी थी। सिमिलरली हमारे पास सैम्पलिंग है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, एक है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। एक के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स आ गए, आप लोगों ने उसमें से कोई रैंडम सैम्पलिंग कर ली, जो पॉइंट्स आपके पास इकट्ठे हो गए, जो डेटा पॉइंट्स एक दफ़ा सेलेक्ट हो गए वो नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट नहीं हो गए, सो दिस इज़ द वन फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग। और दूसरे के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक दफ़ा इकट्ठे होने के बाद दे आर अगेन कंसिडर्ड इन द जो आपका जो सेट होता है उसके अंदर कंसिडर होता है। तो यही बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दैट ईच टाइम अ ट्यूपल इज़ ड्रॉन फ्रॉम डी इट इज़ रिकॉर्डेड and then replaced, that is after a tuple is drawn it is placed back to D in D, कि आपने एक दफ़ा सैंपल लिया, अब वो सैंपल एक दफ़ा सेलेक्ट हुआ तो आपने दोबारा उसको डी के अंदर रख दिया, वो जो बिगर सैंपल था, ताकि दोबारा अगर रैंडम सैम्पलिंग होगी तो दोबारा इसके जाने के चांसेस भी होंगे। सो दिस इज़ बेसिकली क्या है कि आपके पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, आपने एक दफ़ा लिया किसी भी सैंपल से कुछ डेटा पॉइंट्स लिए, वो अब एक दफ़ा सेलेक्ट हो गए, दोबारा से आपने वो जो आपका मेन जो डेटा सेट है डी है उसके अंदर आपने दोबारा उनको रख दिया। अब दोबारा से जब सैंपल लेंगे तो फिर लेट्स सपोज 100 आपके पास डेटा पॉइंट्स थे, 100 में से आपने 10 सेलेक्ट कर दिए। 10 सेलेक्ट करने के बाद आपने जो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर आप दोबारा सैंपल उठाएंगे तो आपने दोबारा उन्हीं 100 से दोबारा उठाना है। और जो विदाउट रिप्लेसमेंट है उसके अंदर क्या कि आपने एक दफ़ा आपने 100 में से 10 का सैंपल लिया, नेक्स्ट इटरेशन के अंदर आपके पास 90 बच गए सैंपल, तो एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिए वो दोबारा से दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट नेक्स्ट इटरेशन, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास 90 में से आप लोगों ने सैम्पलिंग करनी है। सो दिस इज़ अ सिंपल वे ऑफ विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक डेटा सेट था T1 to T8। अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर जो है तमाम जितने भी जो ट्यूपल्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं, लेकिन विद रिप्लेसमेंट के अंदर हमारे पास देखिए कि T4 जो है वो रिपीट हो रहा है इसके अंदर। तो T1 अगर हम दोनों की बात करें तो T4 जो है हमारे पास वो रिपीट हो रहा है। तो इसकी सिंपल आपकी डिफरेंस क्या है आपके पास कि इसके अंदर आपके पास जो है वो आप लोग पूरे सेट में से लेते हैं डेटा सेट के अंदर, उस दूसरे में जो है आप लोग उसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में भी हम लोगों ने स्टार्ट में बात की थी कि आप लोग क्या करते हैं अपने डेटा
जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ म्यूचुअल डिसजॉइंट डेटा सेट्स के अंदर। उसको हम लोग ईच जो आपके पास एक सबसेट बनता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राटा। A stratified sample of these generated by obtaining the simple random sampling at each stratum। कि आप लोग के पास डेटा है, आपने उसको मुख्तलिफ ये समझो कि आपने मुख्तलिफ उसको रेंजेस के अंदर डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया based on some criteria, again subjective। This helps to ensure a representative sample, especially when the data are skewed। कि जब आपके पास डेटा skewed होता है either positive और negative, तो आप लोग क्या करते हैं कि डेटा के मुख्तलिफ जो है वो सब रेंजेस डिफ़ाइन कर लिया या मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं। इसको हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी बाद में देखेंगे कि प्रैक्टिकली भी देखेंगे और अभी अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि आपने उसको जो है वो डिसजॉइंट सेट्स के अंदर अपने डेटा सेट को डिवाइड कर दिया। अब जब आप सैम्पलिंग लेंगे तो आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोग हर एक सेट में से कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स ले लें आप। फॉर एग्जांपल, a stratified sample may be obtained from the customer data where stratum is created for each customer age group। In this way, the age group having the smallest number of customers will be sure to be represented। तो उसकी एक एग्जांपल है ये कि आपके पास ये डेटा था, तो आप लोगों ने क्या किया कि उसको बेस्ड ऑन देयर एज आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, तो अब ये क्या था कि यूथ था, मिडिल एज और सीनियर है, तो तीन किस्म के लोग हैं। तो आप लोगों ने क्या किया कि उसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यही अगर लेट सपोज कि मिक्स डेटा है और आपने लेट सपोज इस डेटा सेट के साथ कि ये इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है, इस डेटा सेट के साथ इसमें से आपने रैंडम तीन का सैंपल लेना था, ये चार का लेना था, ये छः का सैंपल लेना है लेट सपोज। तो आपने क्या किया कि इट्स में भी पॉसिबल कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो रैंडम सैम्पलिंग के दौरान क्या होगा कि हमारे पास सारे मिडिल एज के सैंपल यहाँ पे आ जाए, या हमारे पास इस तरह के मिडिल एज और यूथ के ही सैंपल आ जाए और सीनियर जो थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसके हमारे पास डेटा हमारे पास आए ना। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपल मेक श्योर कि आप लोग जब अपने डेटा को मुख्तलिफ स्ट्राटा के अंदर या मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं तो जब उसके बाद हम लोग जब रैंडम सैंपल उठाते हैं तो वो दैट बेसिकली कलेक्टेड फ्राम ईच ऑफ दोज सब पार्ट। इसको जब हमने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया और जब हमने इसका सैंपल लिया तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हर एक एज ग्रुप के कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है। अदरवाइज़ अगर ये एक ही बहुत बड़ा डेटा होता उसमें से हम लोग डेटा उठाते तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो सिर्फ मिडिल एज के ही आ जाते या मिडिल एज और यूथ के आ जाते तो सीनियर रह जाते, या मिडिल एज सीनियर का होता तो यूथ एज ग्रुप के लोग रह जाते। दिस इज़ बेसिकली अ स्ट्रेटिफाइड सैम्पल। इसी तरह हम लोग ये डेटा रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो डेटा एग्रीगेशन इज और चीज़ है कि डेटा एग्रीगेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को एग्रीगेट करके रिप्रेजेंट कर देते हैं इंस्टेड। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर है कि 2008 की 9 की और 10 का क्वार्टरली सेल्स डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो इंस्टेड कि आप लोग इस डेटा को इस तरह अगर आप लोग उसको रखेंगे तो ऑफ कोर्स उसका डेटा का साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर आप उसको रिड्यूस कर लें और इन सब सेल्स को आप 2000 के इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली डेटा रखने की तो आप 2008 का सिंपल क्या होगा उसका एक सम करके डेटा को इस तरह रख ले, तो इस तरह भी आपका जो डेटा साइज़ है वो बेसिकली डिक्रीज़ होगा और आपकी जो एक्यूरेसी है इंफॉर्मेशन की वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। कि आपका डेटा सेट का साइज़ रिड्यूस हो गया लेकिन आपकी क्वालिटी डेटा की जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ नहीं हुई। तो ये हम लोगों ने बात की जो डेटा की जो प्री प्रोसेसिंग के हवाले से। ये डेट इस लेक्चर को मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे जो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। कि क्लासिफिकेशन के अंदर जो क्लासिफिकेशन का जो हम लोग मॉडल बनाते हैं उनकी मॉडल एवेल्यूएशन के ऊपर हम लोगों ने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि एक्यूरेसी क्या है और एरर रेट क्या है और हमारे पास जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो बनता है
तो क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से हम लोग मुख्तलिफ और जो एवल्यूशन मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और उसकी मॉडल की एवल्यूशन मैट्रिक को देखेंगे।